मूवी स्टार्ट होती है और हम एक मार्केट को देखते हैं। ये वही मार्केट होती है जो हमने क्वाइट प्लेस के सीज़न 1 में देखी थी। सब लोगों को पता चलता है कि एक अजीब क्रिएचर इस दुनिया में आने वाली है। टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक अजीब सी चीज़ अर्थ पर गिरी है। फिर हम ली को देखते हैं जो इसी मार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है। वो भी टीवी पर ये न्यूज़ समझता है और उसे झूठ समझता है। फिर वो वहाँ से निकलकर अपनी वाइफ और बेटी के पास एक प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ उसका छोटा बेटा मार्कस खेल रहा होता है। वो सब लोग मिलकर मार्कस को चीयर्स करते हैं। सब लोग मैच को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, मगर तभी एक अजीब सी चीज़ आसमान से नीचे गिर जाती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मार्कस और उसका छोटा भाई अपनी मॉम के साथ उसकी कार में बैठ जाते हैं, जबकि ली और रीगन दूसरी कार में बैठ जाते हैं। तभी ली को रानी नेम का एक पुलिस ऑफिसर नज़र आता है। ली उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मगर इस पुलिस ऑफिसर को भी कुछ पता नहीं होता। तभी एक अजीब सी क्रिएचर उस पुलिस ऑफिसर की कार पर हमला कर देती है। ली भागकर अपनी कार में आ जाता है। ली की वाइफ का नेम इवलाइन होता है। वो अपनी कार लेकर तेज़ी से जा रही होती है कि एक क्रिएचर उसकी कार पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो खुद को बचा लेती है। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे ली की कार नज़र आती है जो सामने से आ रही होती है, मगर तभी एक बस सामने आ जाती है और इवलाइन की कार की तरफ बढ़ने लगती है। दरअसल उस बस पर क्रिएचर ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इवलाइन कार रिवर्स में ले जाने लगती है, जिस वजह से वो बच तो जाती है, मगर उसकी कार फिर भी डैमेज हो जाती है। रीगन भी अपनी मॉम की कार देख लेती है और अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। तभी वो क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ली मौका पर पहुंचकर रीगन को बचा लेता है और वो दोनों एक स्टोर में आ जाते हैं। रीगन को सुनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एक हेयरिंग एम्पलीफायर यूज़ करती है और ली उसे इशारे से बताता है कि ये क्रिएचर शोर की आवाज़ सुनकर अट्रैक्ट होती है, इसलिए वो चुप ही रहे। वो क्रिएचर उस स्टोर के सामने आता है तो सब खामोश हो जाते हैं, मगर तभी एक लड़की का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर भी अंदर आ जाता है और सब पर अटैक कर देता है। ली और रेगन भी वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वो क्रिएचर उनके पीछे आना शुरू हो जाता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर सामने आ जाता है। वो ली और रेगन को बचाने के लिए अपनी गन का निशाना उस क्रिएचर पर बांधता है, लेकिन उसका निशाना गलत जगह पर जाकर लगता है और वो क्रिएचर उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब हम स्टोरी को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ ली मर चुका है और उसकी फैमिली एक बेसमेंट में कैद है। इवलाइन अपने सबसे छोटे बच्चे को एक बॉक्स में बंद कर देती है और अपने साथ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रख लेती है, क्योंकि अब वो इस जगह से जाने वाले थे। रीगन भी अपने साथ अपने फादर का रेडियो रख लेती है और उसके साथ माइक्रोफोन अटैच कर देती है। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करते हैं ताकि क्रिएचर को पता न चल सके। कुछ दूर जाकर इवलाइन का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वहाँ काफ़ी शोर पैदा होने लगता है। वो सब बहुत डर जाते हैं और एक दूसरी जगह जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब यहाँ क्रिएचर ज़रूर आएगा। तभी हम एक गन को देखते हैं जिसने इन पर निशाना बांधा होता है। वो दोबारा भागने लगते हैं, मगर इस बार मार्कस का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। मार्कस बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से वो चलाने लगता है, मगर इवलाइन आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है। लेकिन फिर इवलाइन का छोटा बच्चा रोने लगता है तो वो बॉक्स खोलकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, मगर मार्कस की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तभी शोर की आवाज़ सुनकर एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। रीगन उसे देखकर अपने हेयरिंग एम्पलीफायर को ऑन कर देती है, जिससे वो क्रिएचर उसी जगह रुक जाता है। मौका देकर इवलाइन अपनी गन से उसे शूट कर देती है। अब गन की आवाज़ सुनकर और भी क्रिएचर्स वहाँ आने वाले थे, इसलिए वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी इन्हें मिलता है जो इनकी हेल्प करता है और इन्हें अपने साथ एक वीरान फैक्ट्री में ले जाता है। वो उस आदमी के पीछे चलते हुए एक अंडरग्राउंड बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर साउंड प्रूफ होता है। वो आदमी इन्हें कहता है कि सिर्फ कुछ देर तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, मगर फिर इसके बाद तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर सर्वाइव करने के लिए कोई सामान नहीं है। इवलाइन अपने छोटे बच्चों को बॉक्स से बाहर निकालती है और उस आदमी से दरख्वास्त करती है कि उसे यहाँ रहने दिया जाए। तब पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इवलाइन का पुराना दोस्त एमिट था। एमिट बताता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। तभी रीगन के रेडियो से एक साउंड बजने लगता है। एमिट कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से इस साउंड को सुन रहा हूँ। एमिट उनको यहाँ रहने की इजाज़त दे देता है।
रात होती है तो रीगन मार्कस के पास आती है और उसे उठाती है। वो मार्कस को बताती है कि ये साउंड एक सिग्नल है और ये सिग्नल रेडियो स्टेशन से आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारे अलावा और भी लोग हैं जो इस क्रिएचर से बच गए हैं। हमें ज़रूर इस साउंड के बारे में पता लगाना चाहिए। मार्कस उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर रीगन अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब इवलाइन को रीगन के जाने के बारे में पता चलता है तो वो एमिट की मिन्नत कर उसे रीगन को ढूंढने बाहर भेजती है। रीगन एक रेलवे ट्रैक पर चल रही होती है कि उसे अपने सामने एक ट्रेन नज़र आती है जिस पर क्रिएचर्स ने अटैक करके उसे तबाह कर दिया था। वो उस ट्रेन के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि हर जगह डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। वो ड्राइविंग कैबिन में आ जाती है और वहाँ से एक चीज़ उठाने की कोशिश करती है, मगर एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। वो बहुत डर जाती है। तभी एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। रीगन अपने रेडियो एम्पलीफायर को ऑन करती है जिससे उस क्रिएचर को तकलीफ़ होने लगती है। वो अपनी गन से उस क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करती है, मगर बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं और एम्पलीफायर भी नीचे गिर जाता है। अब वो क्रिएचर उसके बहुत करीब आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है कि पीछे से एमिट आकर उसे शूट कर देता है। वो दोनों वहाँ से भागकर एक ऑफिस में छुप जाते हैं क्योंकि अब वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आने वाले थे। एमिट रीगन को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया था, मगर रीगन इनकार कर देती है और उसे बताती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। वो एमिट को भी अपने मिशन में शामिल होने का कहती है। थोड़ा सोचने के बाद एमिट रीगन की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब वो दोनों बाहर आते हैं और एक बोट को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उस आइलैंड पर पहुँच सकें जहाँ से ये सिग्नल्स आ रहे थे। इवलाइन कुछ मेडिसिन लेने के लिए मार्कस और अपने छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद मार्कस बंकर से बाहर आ जाता है। एमिट और रीगन को एक बॉट मिल जाती है, मगर एमिट को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। कुछ फासले पर उसे एक छोटी लड़की नज़र आती है। वो उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की उसके गले में रस्सी डाल देती है। वो एक जंगली लड़की थी, जिसके बाद वहाँ काफ़ी सारे जंगली लोग आ जाते हैं और एमिट और रीगन को पकड़ लेते हैं। उसे एक जगह एमिट की वाइफ की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। घबराहट में उससे एक चीज़ नीचे गिर जाती है और शोर पैदा हो जाता है। तभी क्रिएचर वहाँ आ जाता है, मगर मार्कस भागकर बंकर में वापस आ जाता है। वो बंकर का डोर बंद कर देता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा लॉक्ड हो जाता है। मार्कस को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इवलाइन भी वहाँ आ जाती है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसके बच्चों की जान खतरे में है। वो गन शॉट से हवा में फायर करती है और अपने पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेती है। सब क्रिएचर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। रीगन को वो जंगली लोग पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो एमिट उसे क्लू देता है कि वो पानी में कूद जाए। रीगन ऐसा ही करती है। मौके का फ़ायदा उठाकर एमिट अपनी रस्सी उस जंगली आदमी के गले में डाल देता है। बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ की क्रिएचर्स आ जाते हैं और सब पर अटैक करने लगते हैं। एमिट उस जंगली आदमी के पाँव पर खंजर से वार करता है। वो आदमी चलाने लगता है तो वो क्रिएचर आकर उसे भी मार देता है। फिर एमिट भी पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ इवलाइन क्रिएचर को करीब आता देखकर ऑक्सीजन मास्क ब्लास्ट कर देती है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है, मगर उस क्रिएचर को आग से भी कुछ नहीं होता। तभी वहाँ फायर की वजह से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिससे क्रिएचर को पता नहीं चलता कि इवलाइन कहाँ पर है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर बंकर में वापस आ जाती है, जहाँ उसके दोनों बच्चों की हालत ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बहुत ख़राब थी। एमिट पर एक क्रिएचर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वह पानी में होने की वजह से बच जाता है। तभी वहाँ रीगन एक बोट ले आती है और वो दोनों उस बोट पर बैठकर उस आइलैंड पे आ जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इन क्रिएचर से बचकर इस आइलैंड पे रह रहे हैं, क्योंकि क्रिएचर्स पानी में नहीं तैर सकते। एमिट इस आइलैंड के लीडर से भी मिलता है और उसे रीगन के बारे में भी बताता है और उस हेयरिंग एम्पलीफायर के बारे में भी। रीगन एमिट का शुक्रिया अदा करती है। एमिट समंदर के किनारे चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि एक बोट रुकी है, यानी काफ़ी सारे क्रिएचर्स इस आइलैंड पे अटैक करने आ गए थे। वो सबको बताने के लिए भागता है। उस आइलैंड का लीडर अपने बच्चों को एक जगह छुपा लेता है और खुद एक कार में बैठ जाता है। वो क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। कार की आवाज़ सुनकर वो कार पर भी अटैक कर देते हैं। रीगन और एमिट भी जल्दी से कार में बैठते हैं और आइलैंड का लीडर स्पीड से कार चलाकर रेडियो स्टेशन पर ले आता है। जैसे ही वो लोग रेडियो स्टेशन में आते हैं, क्रिएचर आइलैंड के लीडर पर अटैक कर देता है। रीगन और एमिट भागकर दूसरी जगह आ जाते हैं, मगर क्रिएचर्स वहाँ भी आ जाते हैं।
एमिट की जल्दी से रेगन को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में भेज देता है। रेगन जल्दी से अपने हियरिंग एम्पलीफायर को रेडियो माइक्रोफोन से कनेक्ट करती है तो एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे सुनकर सब क्रिएचर्स दूर जाने लगते हैं। रेगन क्रिएचर को शूट कर देती है और अपने हियरिंग एम्पलीफायर को रेडियो के साथ अटैच रहने देती है तब ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। बंकर में ईवलाइन अपने बच्चों के साथ फंसी होती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम रह गई थी, इसलिए वो अपना ज़रूरी सामान लेने बाहर आती है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिएचर्स यहाँ अटैक कर देते हैं। ईवलाइन भागकर बंकर का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। इतने में मार्कस के रेडियो पर भी वही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगती है, जिसे सुनकर क्रिएचर पीछे जाने लगता है और मार्कस उसे मार डालता है। इस तरह वो लोग इन क्रिएचर से लड़ना और इन क्रिएचर्स के साथ रहना सीख लेते हैं और ये मूवी जहाँ पर ही एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।